पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने अफगानों तथा राजपूतों से निपटने के लिए अलग अलग नीति तैयार की। अफगानों के प्रति अकबर द्वारा अपनाई गई दमन नीति की हमने पिछली कड़ी में संक्षेप में चर्चा की थी। अकबर को अफगानों का पूर्ण रूप से दमन करने में ईस्वी 1556 से ईस्वी 1578 तक कुल 22 साल का समय लगा। इसके बाद अफगान शक्ति पूरी तरह मुगलों की छत्र छाया में समा गई। अकबर की राजपूत नीति से चर्चा करने से पहले हम अकबर द्वारा अपनी पूर्व प्रेमिका तथा बैराम खां की बेगम सलीमा बेगम से विवाह करने की घटनाओं की चर्चा करेंगे। दर्शकों को स्मरण होगा कि 21 जनवरी 1561 को बैराम खां की हत्या होने के बाद अनिलवाड़ा के पठानों ने बैराम खां के डेरे पर आक्रमण किया। पठान लोग बैराम खां के पूरे परिवार को नष्ट करना चाहते थे। उस समय बैराम खां की दोनों बेगमें तथा 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम बैराम खां के डेरे में मौजूद थे। जब मोहम्मद अमीन दीवाना, बाबा जंबूर तथा ख्वाजा मुल्क आदि को बैराम खां की हत्या होने की जानकारी मिली तो वे बैराम खां के परिवार को डेरे से लेकर निकल गए। यदि उन्होंने यह दूरदृष्टि न रखी होती तो बैराम खां का परिवार उसी दिन समाप्त हो जाता। जब पठान हमलावर खानखाना बैराम खां बेग के शिविर को लूटने में व्यस्त थे तब मोहम्मद अमीन दीवाना, बाबा जंबूर तथा ख्वाजा मुल्क आदि बैराम खां की दोनों बेगमों तथा उसके 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम को लेकर पाटन से निकल गए। जब पठानों को बैराम खां के परिवार के सदस्य कहीं दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने अनिलवाड़ा से बाहर जाने वाली सड़कों पर घुड़सवारों को दौड़ाया, किंतु उन्हें बैराम खां का परिवार कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें जानकारी हुई कि बैराम खां के आदमी बैराम खां के परिवार को लेकर अहमदाबाद की तरफ गए हैं। पठानों ने बैराम खां के परिवार का पीछा किया, किंतु बैराम खां का परिवार वेश बदल कर चलता रहा। इस बीच पठानों एवं बैराम खां के सैनिकों के बीच कई स्थानों पर लड़ाई भी हुई, किंतु अंत में बैराम खां का परिवार अहमदाबाद पहुंच गया। 4 महीने तक अहमदाबाद में रहने के बाद ये लोग जालौर तथा दिल्ली होते हुए आगरा के लिए रवाना हुए। जब अकबर को बैराम खां की हत्या होने तथा उसके परिवार के अहमदाबाद पहुंच जाने की सूचना मिली तो उसने आदेश भिजवाए कि बैराम खां के परिवार को शाही सुरक्षा में आगरा लाया जाए। जब बैराम खां का परिवार राजपूताना के जालौर क्षेत्र में था तब बैराम खां के परिवार को शाही संदेश प्राप्त हुआ। कुछ महीनों बाद बैराम खां का परिवार मार्ग की विपत्तियां झेलता हुआ आगरा पहुंचा तथा बादशाह अकबर से मिला। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बैराम खां की 2 बेगमें थीं, जिनमें से एक बेगम मेवात के बाबरकालीन शासक हसन खां मेवाती की भतीजी थी और दूसरी बेगम बाबर की बेटी गुलरुख बेगम की पुत्री थी। इन दोनों विवाहों के पीछे ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम जुड़े हुए थे। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि जब शहंशाह हुमायूं अफगान योद्धा शेर शाह सूरी के हाथों पराजित होकर सिंध होता हुआ ईरान पहुंचा था तब ईरान के शाह तहमास्प सफवी ने हुमायूं से कहा था कि आपने हिंदुस्तान के जमींदारों से रिश्तेदारी नहीं की और आप वहां के लोगों से अपरिचित बने रहे। इस कारण आपके पैर हिंदुस्तान में नहीं जम सके। अब जब भी हिंदुस्तान की बादशाहत हाथ में आए तो 2 काम जरूर करना। एक तो पठानों को जहां तक बने हुकूमत से अलग करके व्यापार में लगाना तथा दूसरा यह कि वहां के राजाओं और जमींदारों से
रिश्तेदारी करना। इन 2 उपायों से आपका राज्य बना रहेगा। हुमायूं ने ईरान के शाह की यह बात गांठ बांध ली। जब हुमायूं दोबारा दिल्ली और आगरा का शासक हुआ तो उसने ईरान के शाह की सलाह के अनुसार हसन खां मेवाती के परिवार को वैवाहिक संबंधों के लिए चुना, क्योंकि यह परिवार मूलतः हिंदू परिवार था और भारत के प्रसिद्ध यादव क्षत्रिय राजकुल से निकला था। हसन खां मेवाती का परिवार इस समय मुसलमान था, किंतु उसके बहुत से संबंधी अब भी हिंदू थे। इसलिए हुमायूं ने हसन खां के भाई जमाल खां की बड़ी पुत्री से स्वयं अपना विवाह कर लिया तथा उसी छोटी पुत्री से बैराम खां बेग का विवाह करवा दिया। इस प्रकार हुमायूं तथा बैराम खां बेग का संबंध अलवर के खानजादा परिवार से जुड़ गया और हुमायूं तथा बैराम खां उन लोगों के लिए पराये नहीं रहे। मेवात के बहुत से प्रभावशाली लोग एवं कई खानजादा एवं यादव जागीरदार हुमायूं और बैराम खां की सेवा में आ गए। इन विवाहों के संपन्न होते ही हुमायूं ने बैराम खां को अकबर का संरक्षक बनाकर सिकंदर शाह सूरी पर आक्रमण करने भेजा। इस प्रकार बैराम खां और खानजादा परिवार के पुत्री के विवाह की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम काम कर रहा था। इस विवाह के परिणाम स्वरूप बैराम खां को कम से कम 2 पुत्र प्राप्त हुए, क्योंकि अन्य संतानों का उल्लेख तत्कालीन ग्रंथों में नहीं मिलता है। बैराम खां के बड़े पुत्र शेर मोहम्मद दीवाना का इतिहास हम पिछली कड़ियों में बता चुके हैं। बैराम खां के छोटे पुत्र का नाम अब्दुल रहीम था। उसका यह नाम स्वयं अकबर ने रखा था। अकबर ने 4 वर्षीय अब्दुल रहीम को स्वयं अपनी देखरेख में पालने का निश्चय किया। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने परख लिया कि बालक के माथे पर प्रकाश है, इसलिए अकबर ने बुराई करने वालों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद अब्दुल रहीम को मिर्जा खान की उपाधि दी गई। उसकी शिष्टता और सहज सज्जनता विकसित होने लगी और उसको उच्च पद प्राप्त हो गया। अबुल फजल के इस कथन से स्पष्ट है कि कुछ लोग बैराम खां के परिवार को शाही महल में प्रवेश देने के विरुद्ध थे। सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग महामनगा एवं उसके परिवार के लोग रहे होंगे। इतिहासकार S.M. एडवर्ड्स ने मुगल रूल इन इंडिया में तथा रेणुका नाथ ने नोटेबल मुगल एंड हिंदू वुमेन इन 16th एंड 17th सेंचुरी AD में लिखा है कि 7 मई 1561 को अकबर ने सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। वह अकबर से 3.5 साल बड़ी थी और अकबर की चौथी पत्नी थी। इसका अर्थ यह होता है कि यह अकबर की अंतिम वैध पत्नी थी, क्योंकि शरिया के अनुसार अकबर 4 विवाह ही कर सकता था। किंतु अकबर की और भी पत्नियां और उपपत्नियां थीं, जिन्हें शरिया के अनुसार भले ही वैध न माना जाए, किंतु वे अकबर की पत्नियां थीं। इनमें से बैराम खां की पहली बेगम भी शामिल थी, जो मेवात के पूर्व शासक हसन खां की भतीजी थी। रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की पहली पत्नी थी। उसकी माता तैमूर राजघराने की थी, जिस घराने का स्वयं अकबर भी वंशज था। रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की मुख्य बेगम थी। अकबर की चौथी पत्नी सलीमा बेगम भी अपनी माता की तरफ से तैमूर राजघराने की थी। अकबर उससे बचपन से ही विवाह करने की इच्छा रखता था, किंतु हुमायूं की असमय मृत्यु ने अकबर की इच्छा पूरी नहीं होने दी। बाद में बैराम खां ने अकबर से प्रार्थना की कि वह सलीमा बेगम का विवाह बैराम खां से कर दे। इस पर सलीमा बेगम अकबर के हाथ से निकल गई, किंतु जब बैराम खां मर गया तो अकबर ने बिना किसी संकोच के बैराम खां की दोनों बेगमों को अपने हरम में रख लिया
तथा सलीमा बेगम से विधिवत विवाह कर लिया। सलीमा बेगम आजीवन निसंतान रही। उसके गर्भ से न तो बैराम खां की और न अकबर की संतान ने जन्म लिया। अगली कड़ी में देखिए, अकबर नहीं चाहता था कि उसकी हत्या का प्रयास करवाने वाले का नाम सामने आए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।